लेकिन जब रिंकू नीचे उतरी उस समय भी लिफ्ट 10 सेकंड के लिए ही रुका था। तो फिर रिंकू को यह सफर तय करने में 1 मिनट 22 सेकंड क्यों लगे? सर ये कैसे मुमकिन है? लिफ्ट्स की तो एक ही स्पीड होती है। लिफ्ट की तो एक ही स्पीड है, 6 सेकंड्स पर फ्लोर, 12 मिनट, 2 एक्स्ट्रा फ्लोर्स, 9 + 2 11th फ्लोर। 11th फ्लोर। पर रिंकू 11th फ्लोर पे क्या कर रही थी? तूने कहा था ना बिल्डिंग में उसकी इकलौती दोस्त एलिस है। पता लगा एलिस तुझे 11वें माले पर ही मिलेगी। आइए इंस्पेक्टर, मैं मिस्टर वाडिया। सर मैंने ही आपको फोन किया था। सर नीचे बेसमेंट में कार पार्किंग है, उसी में। सर इट्स हॉरिबल। सर मैं आपको ये कौन? सर ये मोहित मिस्त्री, उसका हस्बैंड। सर वो मेरी। अभी नहीं, बाद में, हटो। सर वो पार्किंग। चलो। ये देखिए सर। कैसे हुआ ये? सर वो मेरी वाइफ की कार एक्चुअली। तो तुम नहीं, तुम्हारे बीवी से बात करनी है। जी। स्टीयरिंग पे वही थी ना? जी सर। क्या नाम है उसका? जी कीर्ति मिस्त्री। सर मैं 1 घंटे पहले ही अपने 9th फ्लोर के फ्लैट से नीचे आई थी लिफ्ट से। बेसमेंट में गई थी गाड़ी निकालने के लिए। मैं अपनी माँ के यहाँ जा रही थी। आकर बताती हूँ ना, और तुम टेंशन मत लो। तुमने कहा था सूटकेस लेकर आऊं, तो मैं लेकर आ रही हूँ बाबा, और बड़ा वाला लिया है। छोटे में तो तुम्हारा सामान आएगा नहीं। हाँ मुझे पता है तुम पहली बार यूएसए जा रही हो माँ। ओहो क्या कूली माँ, एयरपोर्ट पे ट्रॉली मिलती है। कैसी कैसी पार्किंग करते हैं लोग। माँ सुनो, और हाँ वहाँ पर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं मिलता है, तो पापा से कहना कि अपनी सारी दवाइयाँ बिल्कुल ध्यान से रख ले। हाँ हाँ वहाँ यूएसए में कोई भी तुम्हें होम्योपैथिक डॉक्टर मिलने वाला नहीं है। अरे हाँ अब तुम फोन रखोगी तो मैं आऊंगी ना। हाँ हाँ माँ फोन रखो, मैं आ रही हूँ। मैं सच में नहीं जानती कि रिंकू मेरी गाड़ी के पीछे कब कहां से आ गई। मैंने सच में नहीं देखा सर, मैंने सच में नहीं देखा। कैसे देखोगी आप? आपने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है मिसेस मिस्त्री। देखिए सर, हम मानते हैं कि गलती हमारी है, लेकिन रिंकू क्या कर रही थी कार पार्किंग में? और वैसे भी इस वक्त तो वो हमारे बच्चों को स्कूल से लेने जाती है।
इस वक्त तो पूरा कार पार्किंग खाली रहता है। ये रिंकू क्या करती थी? सर वो हमारे घर में मेड है। वो ऐसे, जो कुछ भी हुआ है आप ही की वजह से हुआ है। तहकीकात तो होगी, आप पुलिस स्टेशन चलिए। ये केस आप मेरे पास क्यों लेकर आए? ये तो एक्सीडेंट केस है। मेरे एक मित्र हैं, एडवोकेट पंथकी, जो इस तरह के एक्सीडेंट केसेस के स्पेशलिस्ट हैं। आप कहें तो उन्हें फोन कर दूं। अगर ये एक्सीडेंट केस होता तो मैं आपके पास आता ही नहीं मिस्टर पाठक। पुलिस इसे मर्डर कह रही है और उनका मानना है कि कीर्ति ने जानबूझकर रिंकू को अपनी कार से कुचल डाला, उसे जानबूझकर मारने के इरादे से। जानबूझकर? जी हाँ, जानबूझकर। योर ऑनर, मिसेस मिस्त्री ने उनकी मेड रिंकू की जान ली जानबूझकर। कैसे, ये फोटोग्राफ्स प्रूव करेंगे। योर ऑनर, नॉर्मली जब ऐसा कोई हादसा होता है तो मरने वाले के शरीर पर से एक बार गाड़ी गुजर जाती है, लेकिन यहाँ पे रिंकू के मृत शरीर के ऊपर से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मिसेस मिस्त्री के गाड़ी के टायर्स गुजरे। हुआ यूं कि मिसेस मिस्त्री ने पहली बार रिंकू को कुचला और फिर गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और एक बार कुचला, लेकिन फिर भी जब उनको संतोष नहीं हुआ, वो पक्का करना चाहती थी कि रिंकू मरी है या नहीं, वरना अगर वो जिंदा रह जाती तो आप है ना, इसीलिए तीसरी बार और आखिरी बार भी आपने रिंकू को कुचला और रिंकू ने आखिरी सांस ली। फॉरेंसिक्स रिपोर्ट का ये कहना है योर ऑनर के तीनों मर्तबा जो टायर्स के निशान पाए गए हैं वो मिसेस मिस्त्री की गाड़ी के ही हैं। तीन बार कुचलना, इस घिनौने अपराध को मैं हादसा नहीं कहूंगा योर ऑनर। इट इज अ कोल्ड ब्लडेड इंटेंशनल मर्डर। बट व्हाई? मीन, क्यों जायसवाल साहब? मुझे पूरा विश्वास है कि आप अदालत को यह भी बताएंगे कि इस हत्या के पीछे उद्देश्य क्या था। क्यों भला कीर्ति जी ने अपने ही घर के मुलाजिम रिंकू जी की हत्या की, जबकि इन दोनों के बीच में कोई बैर, कोई दुश्मनी नहीं थी, राइट? जी हाँ सर, रिंकू मेरे घर में काम कर कर बहुत खुश थी। वो पिछले 6 सालों से मेरे यहाँ काम कर रही थी, बल्कि वो हमारे परिवार का एक हिस्सा थी, हिस्से की तरह थी, हमारे परिवार जैसी थी। फैमिली के हिस्से की तरह थी और शायद फैमिली का हिस्सा बनना भी चाहती थी। चाहोगी आप? बताऊंगा, धीरे धीरे सब बताऊंगा, लेकिन पहले दिखाऊंगा फुटेज। योर ऑनर, इनकी बिल्डिंग की लिफ्ट में जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनका एक फुटेज मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जहाँ पे रिंकू इनके बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए ठीक दोपहर को 1:15 बजे आखिरी बार नीचे उतरी और फिर ऊपर। आइए देखते हैं पाठक साहब फुटेज। पॉज। योर ऑनर, मैं मिस्टर वाडिया को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। ये वीडियो देखा आपने मिस्टर वाडिया? जी आप ही थे रिंकू के साथ लिफ्ट में? जी हाँ। मैंने देखा कि जब आप रिंकू से बात कर रहे थे, डर रही थी, घबरा रही थी, और फिर विशेषकर यहाँ वो देखिए, जब आपने रिंकू को काट देने का प्रयास किया तब वो एकदम से डर के पीछे हटी। क्यों? क्या चल रहा था वहां? क्या हुआ था? जी दरअसल वो मुझे पता लगा था कि रिंकू अंग्रेजी सीखना चाहती है, तो मेरे एक फ्रेंड का इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो सर मैं उस गरीब लड़की को उनका विजिटिंग कार्ड देकर उसकी मदद कर रहा था सर। सो स्वीट। उपकार कर रहे थे एक गरीब पर आप।
श्योर कुछ और नहीं था? ऑफ कोर्स। और सर और क्या बात हो सकती है? वैसे भी गाड़ी मेरी नहीं थी सर, गाड़ी इनकी थी। करेक्ट करेक्ट मिस्टर वाडिया, करेक्ट। और वैसे भी केस आपके खिलाफ नहीं है, क्यों मिस्टर पाठक? इनके खिलाफ है, और इनके खिलाफ मेरे पास और भी कई सबूत हैं। जैसे कि इन दोनों के लिफ्ट में से बाहर निकलने के बाद ठीक 20 मिनट बाद, हाँ, आप 20 मिनट बाद आप भी लिफ्ट से नीचे उतरती हैं, बेसमेंट में जाती हैं अपनी कार की, और फुटेज देखना चाहेंगे? पाठक साहब, कंट्रोल बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। फुटेज में आपके हाथ में सूटकेस है। जी है। नहीं, क्यों है? दरअसल मेरी माँ मेरी बहन के यहाँ यूएसए जा रही हैं। मैंने अपने बयान में पहले भी कहा है कि उन्होंने मुझसे सूटकेस मांगा था, बस वही देने जा रही थी। नहीं, सही बात है, मदद तो करनी चाहिए, बेटी तो माँ की मदद करेगी ही ना। तो जाहिर सी बात है ये बैग तो खाली हो। हाँ, खाली था। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है इस फुटेज में कि आप बैग को घसीटते हुए जो लेके जा रही है, वो बैग भरा हुआ है, ऐसा क्यों लगता है? अक्सर तौर पे खाली बैग को तो यूं आराम से उठा के लेके जाता है इंसान। मेरी दीदी ने यहाँ पर कुछ सलवार सूट बनवाए थे, माँ वही लेकर जा रही थी, वही थे उसके अंदर। अभी अभी आपने कहा कि बैग खाली थी, अब कह रहे हैं कि... देखिए वकील साहब, सूटकेस खाली था या भरा था, इससे क्या साबित होता है? बहुत कुछ साबित होता है। एक औरत गुस्से में निकलती है, वहां पे कार पार्क की ओर जाती है, बैग लेकर रोते हुए देखा आपने, रो रही थी आप। आमतौर पे रियल लाइफ में कोई ग्लिसरीन यूज नहीं करता, आप रो रही थी कि नहीं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस बात का रिंकू की हत्या के साथ कोई संबंध नहीं। संबंध है, इसीलिए पूछ रहा हूं। योर ऑनर, प्लीज। Overruled. You may proceed, Mr. Jaiswal. थैंक यू। मिसेस कीर्ति, असल में आप अपना घर छोड़कर जा रही थी अपने माँ के घर। मैं नहीं, माँ के घर जा रही थी, और आपकी माँ तो 3 महीने बाद यूएस जाने वाली है, तो अभी से आप बैग लेकर क्यों? सॉरी, डोंट माइंड, बट आई एम गेटिंग अ बिट पर्सनल। बताइए ना, क्या हुआ था कीर्ति जी? जी हाँ, झगड़ा हुआ था। You are... मिस्टर जायसवाल, झगड़े तो हर घर में होते हैं, आपके घर में भी होते होंगे। अब पत्नी का रूठ कर मायके जाना और रिंकू की हत्या होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, नहीं लगता आपको ऐसा? प्लीज डोंट डाउट माय इंटेंशंस मिस्टर पाठक। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर जायसवाल? आपका इशारा किस ओर है? योर ऑनर, मेरा इशारा किस ओर है और मेरा इरादा क्या है अभी साफ हो जाएगा मेरी अगली गवाह के साथ, मिस एलिस। साहब, मेरा नाम एलिस है। मैं उसी बिल्डिंग में मिस्टर और मिसेस जागीरदार के घर पर काम करती हूँ। रिंकू मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। रोज शाम को बच्चों को लेके हम गार्डन में मिला करते थे, काफ़ी गपशप किया करते थे। लेकिन उसकी मौत के 2 दिन पहले रिंकू ने मुझसे बहुत अजीब बात की थी। रिंकू, क्या छुपा रही है? दिखा ना। हाय ला, ये तो सोने का है ना? हाँ। किसने दिया? तेरे बॉयफ्रेंड ने? नहीं रे। बोल ना, वो मलाडोला सुरेश ही है ना? नहीं बाबा। तो फिर? ये मुझे मेरे साहब ने दिया। इतना महंगा गिफ्ट देता है तेरा साहब? देख, मेरी मालकिन को नहीं पता है। अगर उनको पता लग जाएगा ना, तो मेरे को और मेरे साहब को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तू मेरी दोस्त है, इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ। तू बताना मत किसी को, हाँ? और वो बात मैंने कभी किसी को नहीं बोली, लेकिन अब रिंकू के मरने के बाद मैं बोल रही हूँ। बहुत सही जगह पे बोल रही हैं आप एलिस। क्या ये वही चेन है? सही। योर ऑनर,
मार्केट में इसका वैल्यूएशन करवाया हमने, करीबन 12,000 की ये चेन है। अब मिसेस मिस्त्री अगर रिंकू को ये चेन देती 12,000 वाली तो अब भी समझ में आता, लेकिन आपने इतना महंगा चेन रिंकू को तोहफे में दिया, बात कुछ हजम नहीं हुई। क्या इस बात पे रोशनी डाल सकते हैं? मिस्टर मिस्त्री, मोहित मिस्त्री, आपकी मेड रिंकू की उंगलियों के नाखून में से कुछ मिला है। फॉरेंसिक का ये कहना है कि उनकी उंगलियों के नाखून में से किसी मर्द की चमड़ी के अंश मिले हैं। जाहिर सी बात है कि मरने से पहले किसी मर्द के साथ उनका जिस्मानी संबंध हुआ होगा। इसीलिए वो जो चमड़ी के अंश मिले हैं रिंकू की नाखून में से, राइट? क्या पता चला कि वो डीएनए किसका है? नहीं और ऑनर, इसकी जांच हो रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जो सैंपल्स है मिस्टर मिस्त्री के साथ जरूर मैच होंगे। देखिए, मैं मानता हूँ कि वो चैन मैंने रिंकू को दी थी, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। और प्लीज आप लोग इस बात को किसी गलत तरीके से ना लें। और वैसे भी किसी को तोहफा देना कोई कानूनी जुर्म तो है नहीं। क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन मॉरल ऑफेंस तो है। अगर आपने आपकी पत्नी को ना बताया हो तो बताया था आपने कि ये चेन दिया है? जी हाँ, बताई थी। कीर्ति से पूछ लीजिए। जी हाँ वकील साहब, मोहित ने मुझे ये बात बताई थी और आप सब लोगों को गलतफहमी हुई है कि मोहित और रिंकू का कोई अफेयर था। इनफैक्ट ये चेन तो मैंने ही रिंकू के लिए सिलेक्ट की थी। हाँ। अच्छा, करेक्ट। दोनों को पता था, आपको भी पता था, तो एलिस ने क्यों अभी कहा कि ये बात आपको ना बताए वरना गजब हो जाएगा? मैं क्या जानूं ये बात? लेकिन मैं जानता हूँ। क्या आप जानती थी कि आपके पति मोहित का अफेयर था आपकी चहेती मेड रिंकू के साथ? आप नाराज थी इस बात से, आप अपने पति के साथ लड़ी झगड़ी, लेकिन जब वो नहीं माना तो आप अपना सामान लेकर निकल पड़ी घर की ओर जाने के लिए अपनी गाड़ी से, और जाते जाते उस रिंकू को भी कुचल गई अपनी गाड़ी से। कम ऑन मिसेस कीर्ति, दुनिया में किसी भी औरत को यह बर्दाश्त नहीं हो सकता कि उसका घर, उसका पति, उसका परिवार उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और कोई भी उसे ठेस पहुंचाए। यह बात सही है कि आपने भी बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन आपने रिंकू को मार डाला। यहाँ पे आप गलत थी। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। क्या लगता है सर, मोहित का अफेयर उसकी मेड रिंकू के साथ था? पता नहीं वरुण, लेकिन रिंकू को लेकर कोई तो बात है जो मिस्टर और मिसेस मिस्त्री हमसे छिपा रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन को पता चले उससे पहले हमें पता लगाना होगा। पर कैसे सर? जन्मदिन पर तोहफे के रूप में 12,000 की चेन, ये तोहफा है या कुछ और? लगता है मोहित मिस्त्री की जेब टटोलनी पड़ेगी। शिफाली, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अरे कॉल कर रहा हूँ बाबा। शिफाली, मैं लिफ्ट में दाखिल होने वाला हूँ, सिग्नल वैसे ही कट जाएगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड बाबा। हाँ, मैं कर रहा हूँ। आप तो मिस्टर केडी पाठक के साथ काम करते हैं ना? जी हाँ, मेरा नाम वरुण है। अच्छी। मिस्टर मिस्त्री से मिलने आया रिंकू की डेथ के सिलसिले में। गुड मॉर्निंग। नाइस ड्रेस। अब फोन कॉल। कमाल करते हैं आप। मिस्टर पाठक को मैंने अपनी वाइफ का केस दिया और आप तो हमारे ही पीछे पड़ गए हैं। और जब मेरी वाइफ कीर्ति ने भी कह दिया कि मेरे और रिंकू के बीच में कुछ नहीं है, तो आप इस बात को मानते क्यों नहीं है? आप और आपकी वाइफ जो भी कहें,
लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स कुछ और ही कहते हैं। 12,000 की सोने की चेन तो आपने खरीदी, उसके साथ ही हर महीने 5 दिन आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होटल डेल स्टार में एक कमरा बुक करते थे मिस्टर और मिसेस सेठी के नाम पर। ये मिसेस सेठी रिंकू ही थी ना? देखिए, आपको मेरे जाती मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। मिस्टर मिस्त्री, अगर आप अपनी वाइफ को छुड़ाना चाहते तो इन जाती बातों को बाहर आना ही होगा। देखिए, केडी से ये सबूत अदालत में भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे पहले आपके पास भेजा, ये जानने के लिए कि सच क्या है। सच? जी हाँ, सच। इसलिए प्लीज सच बोलिए। अगर ये सच दुनिया के सामने आ गया तो मेरी फैमिली की इज्जत, उनका मान सम्मान। ठीक है, अगर आप सच जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, प्रोसिक्यूशन जो कह रहा है वो सही है। कीर्ति मेरे अफेयर के बारे में जान गई थी। रिंकू और आपका? नहीं, रिंकू नहीं। मेरा अफेयर तो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड निशा के साथ में था। और ये क्रेडिट कार्ड के बिल्स, होटल की डिटेल्स जो आप मुझे दिखा रहे हैं, ये सब उसी के साथ होने का नतीजा है। तो फिर रिंकू? रिंकू मेरे अफेयर के बारे में जानती थी, या यूँ कह लीजिए कि वो मेरी हमराज थी। वैसे मैं पेशे से एक राइटर हूँ, अपना सारा काम घर पे ही करता हूँ। तो मेरी वाइफ कीर्ति ऑफिस जाती है। तो जब मेरी वाइफ कीर्ति ऑफिस जाती थी तो अक्सर मैं चोरी छिपे अपनी गर्लफ्रेंड निशा से मिलने चला जाता था। जी दीदी, साहब तो घर पे ही है, कुछ काम कर रहे हैं, बोला है डिस्टर्ब नहीं करने को। बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। ओके। तो वो सोने की चेन उसके हमराज होने की कीमत थी? एग्जैक्टली। रिंकू मेरे अफेयर के बारे में जानती थी और वो कीर्ति को कभी कुछ ना बताए, इसलिए मैंने उसको वो दी थी। लेकिन एक दिन कीर्ति ऑफिस से जल्दी आ गई और उसे हकीकत का पता चल गया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं घर आ रही हूँ बस। नहीं, मोहित ने जो किया है उसके बाद मैं उसके पास एक पल भी नहीं रह सकती। वो तुम्हारे समझाने से भी नहीं समझेगा। तुम देखो माँ, तुम मुझे अभी कुछ भी मत बोलो। नहीं माँ, मोहित ने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा घर तोड़ा है। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं आ रही हूँ माँ। क्यों रुकूं मैं जब वो समझना ही नहीं चाहता? नहीं माँ, मैं आ रही हूँ, बोला ना। क्यों? वो मेरा भी घर है, मैं बस आ रही हूँ। बाय। मिस्टर मिस्त्री, आप 100% श्योर हैं आपकी पत्नी ने रिंकू को नहीं मारा? 100%। मैं जानता हूं कि कीर्ति रिंकू से खफा थी क्योंकि उसने मेरे झूठ में साथ दिया था। लेकिन कीर्ति जानती थी कि हमारा घर रिंकू की वजह से नहीं बल्कि मेरी गलती से टूटा है, इसलिए उसके पास उसको मारने की कोई वजह ही नहीं थी। पर मिस्टर मिस्त्री, जब आपकी वाइफ ने गाड़ी रिवर्स की तब उन्होंने रिंकू के चीखने की आवाज सुनी। इसका मतलब यह है कि रिंकू उस वक्त जिंदा थी। और फिर रिंकू के शरीर पर एक नहीं 3 बार वही गाड़ी का चढ़ना, जबकि पार्किंग लॉट में और कोई नहीं था सिवाय आपकी पत्नी के और रिंकू के। इसीलिए मिस्टर मिस्त्री, मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, क्या आप 100% श्योर हैं कि आपकी पत्नी बेकसूर है? अगर कहीं ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मेरे किए की सजा मेरी कीर्ति को मिल रही है। केडी सर, रिंकू के बारे में यह पता चला है कि वो ज्यादातर मिसेस मिस्त्री के फ्लैट में ही रहती थी। मिसेस मिस्त्री के बच्चों को स्कूल से लाने जाती थी, उन्हें गार्डन लेकर जाती थी और कभी कभी मार्केट जाती थी। एलिस के सिवा उसकी और कोई दोस्त नहीं थी और ना ही कोई दुश्मन।
अगर ऐसा है वरुण, फिर उसे कोई क्यों मारना चाहेगा? कौन मारना चाहेगा? एक काम कर, वो लिफ्ट के सीसीटीवी का फुटेज लगा। सर, मुझे इस वाडिया पर शक है। सुना है ठरकी टाइप का है। वाडिया अपनी निजी जिंदगी में जो भी हो, सच तो ये है कि मैं गाड़ी इसकी थी ना, ये उस गाड़ी में था। पॉज कर एक मिनट। पहले वो क्लिप चला जहां मिसेस मिस्त्री नीचे आती है। रेडी? प्ले। ओके, पॉज। 1 मिनट 10 सेकंड। अब वो जिसमें वाडिया और रिंकू है। रेडी? प्ले। पॉज। 1 मिनट 22 सेकंड। कुछ तो गड़बड़ है वरुण। जब मिसेस मिस्त्री 9 माले से नीचे आई बेसमेंट तक, यानी कि 9 माला और 1 माला बेसमेंट का 10 माले, यानी कि 10 माले का सफर तय करने में उन्हें पूरा 1 मिनट लगा। पर माला 6 सेकंड, 6 सेकंड्स पर फ्लोर। लेकिन जब रिंकू नीचे उतरी उस समय भी लिफ्ट 10 सेकंड के लिए ही रुका था। तो फिर रिंकू को यह सफर तय करने में 1 मिनट 22 सेकंड क्यों लगे? सर, ये कैसे मुमकिन है? लिफ्ट्स की तो एक ही स्पीड होती है। लिफ्ट की तो एक ही स्पीड है, 6 सेकंड्स पर फ्लोर, 12 मिनट, 2 एक्स्ट्रा फ्लोर्स, 9 + 2 11th फ्लोर। 11th फ्लोर। पर रिंकू 11th फ्लोर पे क्या कर रही थी? तूने कहा था ना, बिल्डिंग में उसकी इकलौती दोस्त एलिस है। पता लगा, एलिस तुझे 11वें माले पर ही मिलेगी। सर, ये वो कीबोर्ड है। गाड़ी धोने के बाद सारी चाबियां लाके हम यहाँ पे जमा करते हैं। उस दिन मिसेस मिस्त्री को मैं यहाँ से निकल के चाबी दिया था। उससे पहले चाबी किसी और के हाथ तो नहीं लगी थी ना? नहीं साहब। सिवाय तुम्हारे। मुझे मिस्टर मिस्त्री की गाड़ी देखनी है जो बेसमेंट पार्किंग में है। चलो। साहब, कुछ नहीं मिलेगा। पुलिस 2 बार चेक करके जा चुकी है। मिसेज मिस्त्री के निशान के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, फिर तो तुम्हारा निशान भी नहीं मिलेगा। अरे मैं बहाना नहीं बना रहा, मैं सच में कह रहा हूँ लिफ्ट है। अरे शिफाली, मैं क्यों नहीं तुमसे बात करना चाहूंगा। शिफाली, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय 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 बाय। चुप, दोनों चुप हो जाओ।
अगर मस्ती करोगे तो आइसक्रीम नहीं मिलेगी। तुम एलिस हो ना, रिंकू की दोस्त? जी, आप मिस्टर मिस्त्री के घर आए ना उनसे मिलने? नहीं, मुझे 11th फ्लोर पे जाना है। वहाँ कौन रहता है? वहाँ तो मेरा घर है, मेरी मेम साहब का। और 3 फ्लैट्स हैं मगर 2 खाली हैं। तीसरे फ्लैट में कौन रहता है? मिस्टर वाडिया। आप तो मिले होंगे ना, बिल्डिंग के सेक्रेटरी। ओ हाँ। क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। चलो बाय बाय। यस मिस्टर वाडिया, मुझे आपसे रिंकू के बारे में कुछ पूछना था। मुझे जो कुछ कहना था मैं कोर्ट में कह चुका हूँ। देखिए, मुझे कुछ और पूछना। जानू, जल्दी आओ ना। हे, मैं अभी बिजी हूँ। गुड बाय। अरे सुन, जी हाय। कौन है एलिस? वो केडी पाठक जी के साथ काम करते हैं ना, आइए ना। तो मिस्टर वाडिया के बारे में जानना चाहते हैं? जी। बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं, अकेले रहते हैं, पर ना जाने उनके घर कौन कौन सी औरतें आती हैं। तभी तो कोई भी लड़की उनके घर पे काम करने को रेडी नहीं होती है। बदतमीज है बुढ़ा, कभी एक को छेड़ता है तो कभी दूसरे को। नॉनसेंस है, डर्टी मैन। अरे रिंकू के पीछे तो हाथ धो के पड़ा हुआ था। वो तो हमेशा किसी न किसी कोशिश से वो चाहता था कि वो उसके घर पे आ जाए। उस दिन मौत से पहले रिंकू इसी फ्लोर पर आई थी, क्या आपने उसे देखा था? मैं तो बाजार गई थी और एलिस बच्चों को लेके गार्डन में, लेकिन मेरे पति घर पे थे। नरेन ये पूछ रहे थे कि तुमने उस दिन रिंकू को फ्लोर पे देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा। आप एक काम कीजिए ना, जाकर उस वाडिया से पूछिए, अक्सर बुलाता रहता है वो उसको। एलिस, तुम जाके प्याज काट दो और सब्जी भी बना देना। आप चाय पियेंगे? हाँ। चाय पियेंगे आप? नहीं थैंक यू। मैं खाना बनाने के अलावा सब कुछ कर लेती हूँ। अब प्लीज मुझे बताएंगे कि इस केस के सिलसिले में आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और मैंने किया क्या है? ऑफ कोर्स बताएंगे ना आपको मिस्टर नरेन जागीरदार। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि अपने कथन में आपने कहा था कि आपने उस दिन रिंकू को अपनी बिल्डिंग के 11वें माले पर नहीं देखा। जी, नहीं देखा। और रिंकू के साथ आपका कोई लेना देना नहीं था। What nonsense! Of course not! भड़किए मत। चलिए ये सब टची टॉपिक्स छोड़कर कुछ और बात करते हैं। अरे क्या जिस दिन रिंकू की हत्या हुई क्या पक रहा था लंच पर आपके घर में? क्या बकवास सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? बेतुका लगता है पाठक साहब, भूख लगे आपको हैं? वरना ऐसे सवाल ना करते। आप लंच का मेन्यू और मर्डर का क्या लेना देना? योर ऑनर, अगर प्रोसिक्यूटर साहब थोड़ा सा धीरज धरे तो अर्थ सामने आ जाएगा। ओवर रूल्ड। क्या कह रहा? हाँ, क्या क्या पक रहा था लंच में आपके घर में? मुझे नहीं याद है। चलिए, आपको याद नहीं होगा। वैसे भी पति को घर में क्या पक रहा है इसका अंदाजा नहीं होता, घर की औरतों को अंदाजा होता है। वैसे कीर्ति जी, आपके घर में क्या बन रहा है? जी, बैगन का भरता, राजमा और चपाती। वेजिटेरियन? छोड़िए सब खाने पीने की बातों को,
जैसा कि जायसवाल साहब ने कहा, खाने की बातें करता हूं तो मुझे भूख लगने लगती है। मुद्दे पर आते हैं। रिंकू जी की हत्या के बाद फोरेंसिक्स को उनके हाथों के नाखून के अंदर से किसी मर्द के चमड़े के रेशे मिले। स्पष्ट है कि हमने उन रेशों का डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो रेशे ना तो मिस्टर वाडिया से मैच हो पाए, ना ही मिस्टर मिस्त्री से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा मिस्टर जागीरदार, क्या लगता है आपके अनुमान से किसके साथ मैच हुए होंगे वो रेशे? खामोशी, योर ऑनर। सही जवाब मिस्टर जागीरदार। वो रेशे जो रिंकू के नाखून के अंदर पाए गए, उसका डीएनए मैच आपके साथ हुआ, आपके साथ। बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में आप? कैसे पहुंचे आपके रेशे रिंकू के नाखून के अंदर? मेरे और रिंकू के बीच में नाजायज थे। Silence in the court, please. और फिर जब रिंकू जी आपसे मिलकर नीचे गई, आप उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से बेसमेंट में गए। आपने कीर्ति जी की गाड़ी ली, 2 बार ठोकर मारी रिंकू को, उसे कुचला गाड़ी के नीचे। और फिर आपने कीर्ति जी की गाड़ी में से अपने सारे निशान मिटाए। रिंकू की लाश को आपने इनकी गाड़ी के नीचे रखा ताकि ये अनजाने में गाड़ी उस लाश के ऊपर से चला दे और सबको ऐसा लगे कि इन्होंने इनकी गाड़ी से 3 बार रिंकू को कुचला है। वाह 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 वाह, क्या बात है पाठक साहब, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग। लेकिन लॉजिक का थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, ये इनकी गाड़ी की चाबी इनके पास कहां से आई? क्या बचकाने प्रश्न पूछते हैं आप जायसवाल साहब। कीर्ति जी की गाड़ी की चाबी सिक्योरिटी कैबिन में टंगी हुई रहती थी। मिस्टर जागीरदार ने चाबी की डुप्लीकेट निकलवाई इसी मौके की ताक में। जज साहब, मैं मानता हूं कि मेरे नाजायज संबंध थे रिंकू के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसका खून किया। और जब वो मेरे घर से निकली तो वो एकदम ठीक थी, और मैं उसके पीछे पीछे पार्किंग एरिया में भी नहीं गया था। मैं अपने घर पर ही था। करेक्ट पाठक साहब। जी, यू आर नॉट करेक्ट। नहीं, क्या थियरी जरा समझाइए ना। अगर मिसेस कीर्ति के नीचे उतरने से पहले मिस्टर जागीरदार ऑलरेडी बेसमेंट में गए थे और उसने रिंकू को कुचल दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि जब मिसेस कीर्ति ने गाड़ी रिंकू के ऊपर चढ़ाई तब वो मर चुकी थी। तो मर चुकी थी तो वो चीख कहां से आई? मुर्दे बोला करते हैं, दैट इज एन ओल्ड सेइंग। नाउ लेट्स कम बैक इनटू रियलिटी। लाशें बोलती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब गाड़ी मिसेस कीर्ति ने रिंकू के ऊपर चढ़ाई तब वो जिंदा थी और तभी मरी जब इन्होंने गाड़ी ऊपर चढ़ाई। मुर्दे बोला करते हैं, दैट इज एन ओल्ड सेइंग। नाउ लेट्स कम बैक इनटू रियलिटी। लाशें बोलती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब गाड़ी मिसेस कीर्ति ने रिंकू के ऊपर चढ़ाई तब वो जिंदा थी और तभी मरी जब इन्होंने गाड़ी ऊपर चढ़ाई। सिंपल। एक्चुअली सिंपल। ये जायसवाल साहब, आप आजकल बहुत ही
अक्लमंद बुद्धिमानी की बातें करने लगे हैं, कहीं संगत का असर तो नहीं हो रहा। वो जो चीख कीर्ति जी ने सुनी थी वो रिंकू की नहीं थी, क्योंकि रिंकू मर चुकी थी। वो चीख उसकी थी, उस महिला की थी जो वहां पार्किंग में उपस्थित थी उस समय, जो चीखी ताकि कीर्ति जी को यह आभास हो कि इन्होंने किसी को कुचला। और चूंकि आप तो मर्द हैं, महिला तो है नहीं, आप विराजिए, अपनी पत्नी मिसेस नीता जागीरदार को भेजिए यहाँ कटघरे में। मैं तो बाजार गई थी और उस वक्त मैं बिल्डिंग में नहीं थी, और वैसे भी मैं रिंकू को क्यों मारूंगी? क्योंकि आपके पति का वो नाजायज संबंध था रिंकू के साथ। लेकिन ये बात मुझे अब पता चली। नरेन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब पता चला एलिस मुझे क्यों बोलती थी कि आप घर पर ही रहा करो ताकि मैं तुम्हारी करतूतों पर नजर रख सकूं। I hate you, नरेन। I hate you। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखिए मैडम, ये घरेलू झगड़े घर में ही हो तो अच्छा है। एक बात बताइए, क्या लगता है आपको, एलिस को ये बात पता होगा? एलिस के पास ये जानकारी रही होगी कि आपके पति का रिंकू के साथ संबंध था? हो सकता है, शायद पता हो। राइट। क्या पका था आपके घर में उस दिन? जी, रावस मछली बनाई थी। मछली सही। और जहां तक मेरी जानकारी है, आप खाना पकाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। इनफैक्ट आपको खाना पकाना आता ही नहीं। जी हाँ, एलिस ने ही बनाई थी। राइट। और वो मछली धोना, काटना, ये सब काम भी। ये क्या हो रहा है? ये अदालत है या कुकरी शो? योर ऑनर, ये कुकरी शो नहीं, क्रुकरी शो है वो। और ये मैं कुछ ही क्षणों में साबित भी कर दूंगा। मैं एलिस जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ, योर ऑनर। इजाजत है। एलिस जी, क्या आप मिस्टर जागीरदार और नहीं, मुझे पता नहीं था, पर हाँ शक जरूर था कि मेरे साहब का किसी के साथ चक्कर है। पर रिंकू, ये मैंने एक सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने भी सपने में नहीं सोचा था एलिस जी कि आप इतनी हाजिर जवाब होंगी कि मेरे प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर दे देंगे। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं। क्या बनाया था आपने उस दिन? रावस मछली आप ही ने बनाया? जी। धोया भी आप ही ने था, काटा भी आप ही ने था उस मछली? जी। एलिस जी, क्षमा चाहता हूँ इस निवेदन के लिए। क्या मैं आपके हाथ सूंघ सकता हूँ? जी। चूमना नहीं, सिर्फ सूंघना है। जी। एलिस जी, आप यहाँ अदालत में आने से पहले प्याज, अनियंस काट के आई हैं। जी। यही प्रॉब्लम हो गई आपको। आप खाना बनाने के बाद अपने हाथ ठीक से धोती नहीं है। जो आपने पकाया है उसकी बू आपके हाथों में रह जाती है। ऐसा ही हुआ उस दिन भी। रिंकू को मारने के बाद आपने कीर्ति जी की गाड़ी में से हर निशान मिटा दिया, किंतु आपके हाथों में जो रावस मछली की बू थी वो इनके स्टीयरिंग पे रह गई, और अब भी इनके स्टीयरिंग पे रावस मछली की बू आ रही है। जी, आप क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ही ने एलिस जी रिंकू की हत्या की है। आप ही हैं हत्यारे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं तो उस दिन बच्चों के साथ गार्डन में थी। रियली? पक्का? जी। बच्चों को बुलाकर पूछते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। योर ऑनर, मैं बच्चों को बुलाकर यहाँ पूछना चाहता हूँ। बच्चों को क्यों? मेरे बच्चों को इस अदालत में मत घसीटिए, वो बेचारे मासूम हैं। मेरे बच्चे?
मेरा घर, अपना घर, अपना परिवार। पहले से ही आप अपने आप को जागीरदार परिवार का हिस्सा मानती आई है और अपने इस परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जिसे रिंकू के कारण ठेस पहुंची थी, आपने पहले रिंकू को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। तब आपने ये प्लान बनाया, आप बच्चों को लेकर गई गार्डन में, किसी के सहारे छोड़ा। जो डुप्लीकेट चाबी आपने कीर्ति जी की गाड़ी की बनवाई थी उसे लेकर गई आप पार्किंग में, रिंकू के आने का इंतजार किया और रिंकू के नीचे आते ही आपने उसे गाड़ी के नीचे कुचल दिया। आप मना कर सकती हैं मेरी बात को, लेकिन इसका अर्थ ये होगा कि अगर ये कांड आपने नहीं किया तो ये कांड आपकी मेम साहब नीता जाए। नहीं, नीता मैडम बेकसूर है। मैं नहीं मारा रिंकू, नहीं मारा। Order, silence in the court, please. जसवंत साहब ने कहा था कि औरत के लिए सब कुछ उसका घर परिवार होता है और नीता मैडम मेरा घर है, मेरा परिवार है। जो उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बात मैंने रिंकू को समझाया था लेकिन वो ये चीज समझने को राजी ही नहीं थी। उसको सबक सिखाने के लिए कि जब उसका घर टूटेगा तो उसे कैसा लगेगा, इसलिए मैंने ये सारा चीज किया। और इसीलिए आपने मिस्टर और मिसेस मिस्त्री को शिकार बनाया। कसूर मेरा नहीं था, कसूर रिंकू का था। अगर वो मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाती तो मैं ये शायद कभी नहीं करती। एलिस, आपके इस भावना की, इस जज्बे की मैं कद्र करता हूं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं हो सकता। Arrest my case, Your Honor. यह अदालत एलिस डिसिल्वा को रिंकू सन्याल के कत्ल में दोषी पाते हुए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और कीर्ति मिस्त्री को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, अब क्या है यार? क्या पकाया है आपने यार? हाँ। नहीं, इस कच्चे केस को पकाया, जीत गए आप। कंग्रेचुलेशन सर। कंग्रेचुलेशन तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। मुझे? हाँ, तुम्हारे उस मछली के मुंह के कारण मैं सत्य तक पहुंच पाया हूँ। वेल डन मालूम। थैंक यू सर। कभी कभी बच्चा भी अच्छा काम कर जाता है।